हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आप में से कई स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे सितंबर के महीने में, तो मैंने सोचा इस वीडियो के साथ आई विल स्टार्ट अ सीरीज सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज ऑन हाउ टू रियली अप्रोच these half yearly examinations. Should you take them seriously or shouldn't you take them seriously? This one is on the English language paper. Now, many students will tell me that half yearly exams marks don't count in the class 10 and class 12 for the class 10 and class 12 students. And absolutely right, बिल्कुल सही कहा। आपके ये मार्क्स हाफ ईयरली वाले या प्री बोर्ड एग्जाम्स वाले आपके फाइनल एग्जाम मार्क्स में काउंट नहीं होंगे। तो क्या ये हम समझे कि इसके कोई मायने नहीं है? Do we take them lightly? Do we skip the examinations? Because after all, why should teachers set your question papers? Why should they take time out to evaluate your answer scripts? And trust me, it's not a fun job at all. My point is that, and I will ask you a counter question: does a Virat Kohli or a Rohit Sharma go to a test match, go into a T20 or an ODI without doing a net session? Does a Neeraj Chopra or does a Manu Bhaker not practice before playing in the Asian Games or the Olympic Games? Do you think Ashwin does not bowl at the nets at all? Obviously not. The answer to all this is no. They do practice a lot. So your half-yearly exams and the pre-board exams that will follow in the month of November, December and January are your very important net session, because these will tell you where you are doing right, where you are going wrong, and what is it that you need to do to fine tune your preparation and answering style. Okay, so this half yearly is your first net session. Okay, so please treat it with the importance that it deserves. Now, the second mistake students make is to focus only on a few subjects, and this I have seen more in class 12 than in class 10. क्लास 12 के लिए मैं अलग से करूंगा। तो आप एक बात मान के चलिए, क्लास 10 में, एंड दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट सो मेनी इयर्स, there are three papers, and I've said this in previous videos also, three papers that bring down your overall percentage. I've seen this over so many years: English language, physics and geography. Okay, इस साल, because of a larger percentage of competency based questions, I would add two more papers that could be a little tricky, यानी कि गूगलीज होने के चांसेस ज्यादा है। एक तो रहेगा बायोलॉजी, दूसरा रहेगा हिस्ट्री सिविक्स। ओके, जिसमें कि पिक्चर कॉम्पोजिशन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको थोड़े से विचलित कर सकते हैं, एंड सिविक्स के क्वेश्चंस में थोड़े से गूगलीज आ सकते हैं। तो समझने की जरूरत है हिस्ट्री सिविक्स, स्पेशली सिविक्स एंड बायोलॉजी। इन दो सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें समझने में। ओके, नॉट ऑन रोट लर्निंग। लेकिन मैं इसके बारे में अलग से बात करूंगा, इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने वाला हूं। पहली बात तो ये, लिखना प्रैक्टिस कीजिए। आप, अगर आपको कोई कहता है कि एग्जाम वाले दिन लिख देंगे लेटर, लिख देंगे ऐसे, ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। आई स्ट्रगल विद ऑल द अमाउंट ऑफ राइटिंग दैट आई डू very regularly. Even I struggle if I take even a week's break and उसके बाद लिखना हो, तो अगर मेरे को एक पीस कॉलम लिखने में अगर मेरे को नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं, तो अगर मैं ब्रेक लेके एक हफ्ते 10 दिन बाद लिखूं, तो मेरे को उसी तरह के क्वालिटी के कॉलम लिखने में 3 घंटे लगते हैं। समय ज्यादा लगता है, राइट? सो यू नीड टू ऑयल योर माइंड इन ऑर्डर टू कीप इट एग्जामिनेशन रेडी। तो ये जरूरत करनी पड़ेगी, और ये तभी होगा जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। लिखने के साथ साथ पढ़ने की भी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज अनलेस यू रीड क्वालिटी मटेरियल यू विल नेवर बी एबल टू राइट क्वालिटी स्टफ। इंग्लिश लैंग्वेज का ये मूल मंत्र है दैट यू नीड टू रीड एंड राइट। दैट्स द ओनली वे यू कैन एक्सेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ऑफ ICSE क्लास 10। नाउ लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। पीछे से शुरू करते हैं। ग्रामर। ओके, ग्रामर में मार्क्स आपके 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, लेकिन क्या आते हैं? नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ग्रामर के बेसिक्स नहीं मालूम है, या आप क्या करते हैं, सिर्फ PYQs करके चले जाते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस नहीं करते हैं। PYQs वाले आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में PYQ फिर से रिपीट कभी नहीं होगा। सो यू नीड क्वालिटी मटेरियल। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिलीज्ड
series of 25 papers, जिसमें से PYQ सिर्फ एक है, the 2024 का board paper for the last reference. That's all. The other papers, the specimen paper and 23 papers prepared by me are there on the app. Please go and test yourself against it. Okay, ये मेरी सलाह है because these are questions prepared by me, so it will help you prepare better. आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामर में आप कितने पानी में हैं. Okay, with quality questions, these are not PYQs taken. Okay, दूसरी बात, इसके बाद आप PYQs करें ये आपकी मर्जी. उसके बाद हम आते हैं क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में. ना कॉम्प्रिहेंशन में मेरे आई हैव अ ट्रिक टू शेयर विद यू. नॉर्मली क्या होता है कि स्टोरी को समझने में अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू रीडिंग, स्टूडेंट्स नीड टू एंड अप रीडिंग इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार इस पैसेज में कहा क्या गया है. तो इसका एक तरीका है कि हर रोज आप एक किताब, कोई भी किताब, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ भी हो, आप उसका एक पन्ना हर रोज पढ़ें. एंड उसको पढ़ने के बाद उसमें देखें कि आपको क्या रिटेंशन हो रहा है, आपको क्या पूरी तरह से समझ में आ रहा है. अगर उसमें से कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं या नहीं. तो इन सभी बातों पर आप गौर कीजिए. ओके, एनी बुक दैट यू कैन फाइंड इन योर लाइब्रेरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, in your collection of books of any cousin or any uncle, any neighbor, pick it up and just read one page. इतना तो आप कर सकते हैं. एक पेज आप पढ़िए ताकि your mind will get used to focusing on the passage, because passage का length वो एक पेज से ज्यादा नहीं होगा. Okay, so this is what I think a good trick to train your mind to focus and think in terms of okay, इसमें से ये क्वेश्चन तीसरे पैराग्राफ में से पूछा जा सकता है. So that is one thing. Vocabulary अपनी इंप्रूव कीजिए, लेकिन जहां भी समझ में ना आए आप you can always kind of I will do some videos on comprehension later in the year, but you can kind of try to see कि okay, इसमें ये मतलब हो सकता है, अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस वर्ड का क्या मतलब है. okay? लेकिन यहां पर आपको अपनी vocabulary को इंप्रूव करने की जरूरत होगी, और ये तभी होगा if you read a lot. Reading, I always underline, a well-read person, trust me. I mean, somebody sent me a comment the other day कि इतनी किताबें पढ़ने का कुछ फायदा हुआ है नहीं. अरे उस फायदे को मैं तोल नहीं कर सकता हूं. If I'm able to speak well, if I'm able to go on stage and speak to a group of 500 people, it's because in this brain there is a lot of material which has been collected as a result of reading a lot. And unless you read, a well-read person is a reservoir of knowledge. तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप सिर्फ इधर उधर बात करके उसी नॉलेज को चेपते रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी फाउंड इंटरेस्टिंग बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. तो अगर आपको उनका अटेंशन होल्ड करना है, तो यू विल हैव टू बी वेल रेड एंड देन बी एबल टू शेयर द नॉलेज ऑफ दैट रिजर्वायर ऑफ नॉलेज. सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो पढ़िए. क्वेश्चंस आंसर करते वक्त या समरी में बेसिकली ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, एंड समरी में देन यू ट्राई टू फिट इट इन into the number of words which have been specified. Email notice में I will not bother. You just have to kind of stick to the format. Creative title में आपको क्या करना पड़ेगा? Try to think of something innovative. For example, अगर आपका स्कूल बोलता है खो-खो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, ओके, तो क्या आप खो-खो लिखेंगे क्रिएटिव टाइटल में? नो, यू विल वंडर मैं क्या लिखूं. यू कैन से ग्रैब अ स्पॉट, ग्रैब योर स्पॉट, so that you are not using the same words, but उस क्रिएटिव टाइटल को पढ़ के कोई भी दूसरा बंदा जो उस नोटिस को पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कि क्या लिखा है नोटिस में, पढ़ूं तो सही. ग्रैब योर स्पॉट का क्या मतलब है, या ग्रैब अ सीट का क्या मतलब है. म्यूजिकल चेयर्स हुआ, ग्रैब अ चेयर, और या ग्रैब अ सीट, ग्रैब योर सीट. यू कैन डू दैट so that it kind of attracts, holds your attention. It is a hook. That's what is the job of the creative title. Then हम आते हैं letters और essays पर. Now, I was in fact last many weeks I have been busy, last 3 months in fact totally, but last 2 weeks में और ज़्यादा, because I was rereading what I have written, and now it has been given to for proofreading and further editing if necessary, because it always helps अगर कोई दूसरा person also reads it with a second pair of trained eyes. So that job is happening for ISC class 12. तो ISC class 12 के 60 essays लिखते वक्त मैंने क्या किया, आपने इस बुक के essays को फिर से पढ़ा. ओके,
बिकॉज मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे क्लास 12 बच्चों के कि अरे इससे हमको क्या फायदा, हमारे पास तो लेटर्स नहीं है, तो ये बुक खरीदने का फायदा। मैं ये नहीं कह रहा क्लास 12 वालों को खरीदनी चाहिए, लेकिन जिसने भी खरीदी है उसको बहुत फायदा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ एसेज है, ओके, 100 essays and letters, 72 essays and 28 letters, they are the type which are of a class 11 and 12 standard, okay. And my experience has been that जो हमने लेटर टॉपिक्स किए हैं पहले, अगर फॉर्मल लेटर्स किए हैं, उसी टॉपिक पर आपको आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस आए हैं इन प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, ओके। यू कैन पिक अप एंड चेक विद एनी स्टूडेंट ऑफ अश्विन बैच इन द पास्ट। जो इनफॉर्मल लेटर्स किए हैं उसी टॉपिक पर नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव एसेस आए हैं, ओके। सो इन दैट सेंस इवन इफ इट इज ए लेटर, आपको मार्क्स किस चीज पे मिलते हैं? यू गेट योर मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, विच इज आपने क्या पॉइंट्स बोले हैं, नैरेटिव में हो, डिस्क्रिप्टिव में हो, पिक्चर कॉम्पोजिशन में हो, आर्ग्यूमेंटेटिव में हो, या and of course the style of writing, especially that comes more in narrative and descriptive and original story. So style of writing आप इन essays या letters को पढ़ेंगे, बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, you will gain in terms of the content कि इसमें 100 essays and letters हैं, तो anything that will come will be around this। अगर by chance इसमें से कुछ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतने सारे आप quality essays and letters पढ़ेंगे, तब आपको उसके स्टाइल, द करेक्ट स्टाइल, एंड दीज आर ऑल, लेट मी एश्योर यू, एंड आई कैन से दिस वेरी प्राउडली एंड विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर ऑल 19 out of 20 or 20 on 20 essays and 10 out of 10 letters. They contain 10 essays and letters, 3 letters and 7 essays, which have been written by all India toppers who were study with these students. So you get an idea about the kind of quality that we are talking about. So इस बुक को पढ़ने से, and I really think it's a great addition for class 9 and 10 पक्का, even class 11 and 12, 11 and 12 के लिए 60 essays की बुक सितंबर एंड तक आ जाएगी। So imagine if you are a class 11 or 12 student, you get 100 essays and letters का content here, 100 content and another 60, and कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। I have taken care, the easiest thing for me to do would have been, ये तो 10th का है ना, क्या फर्क पड़ता है, इसमें से 30 निकालो, उधर डालो, कर दो। नो, एंड ऑल दीज एसेज आर, अनदर पॉइंट इज, अरे इसमें तो सिर्फ 350 वर्ड्स हैं, हमको 400 वर्ड लिखने होते हैं। ऑल माय एसेज आर जनरली 350 to 365 वर्ड, सो आपको 35 वर्ड और ऐड करने हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे, ओके। तो दैट्स ऑल यू नीड। सो ऑल आई एम सेइंग इज, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 11th एंड 12th बच्चों को ये खरीदना जरूरी है, नो, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ट्राई टू गेट ए बिगर रिवर। तो यहां के 100, वहां के 60 जो सितंबर एंड में आएंगे, 160 एसेज हो जाए, आपको आपके 20 मार्क पॉकेट में होंगे, उतनी गारंटी में ले सकता हूं, क्योंकि आपको स्टाइल एंड कंटेंट दोनों का काफी बड़ा अंदाजा हो जाएगा, ओके। इसके साथ साथ आईसीएससी के लिए 10th क्लास के एसेस के वीडियोस मैंने किए हैं, इन विच इसी बुक में से मैंने एसेस पढ़ के सुनाए हैं आपको। लेटर्स का एक वीडियो है इन विच डिटेल सेम तरीके से किया है, तो आपको फॉर्मेट, कंटेंट, वोकैबुलरी, प्रेजेंटेशन स्टाइल, उन सभी के बारे में अच्छा आइडिया हो जाएगा। प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस एंड लेट अस जस्ट डू आर्गुमेंटेटिव एसेस ऑन द सर्च बार ऑन द चैनल, आपको मिल जाएंगे। नैरेटिव एसेस मिल जाएंगे, पिक्चर कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, लेटर्स मिल जाएगा। तो वो सारे एसेस एंड लेटर्स के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, सो यू डोंट रियली नीड टू worry too much about that. So that's all I had to say about English language. Ignore मत कीजिए, don't take it lightly, because English language का paper can take your marks down, it can also take your marks up, because अगर literature में अगर आप अच्छा करते हैं और English language में नीचे करते हैं, तो overall percentage तो नीचे जाएगी ना भाई। तो अगर दोनों को ऊपर करना है, and English is a compulsory subject, उसको कंपल्सरली काउंट किया ही जाता है। बेस्ट ऑफ 5 में it is English plus best 4, so you cannot ignore English. So please pay attention, do the things that I have told you, the tips, especially reading that one page, writing at least 50 words in a day. एक दिन में सिर्फ 50 वर्ड लिखिए। आई एम टेलिंग यू, इस माइंड को ऑयलिंग मिलेगा, आपको आदत पड़ जाएगी। डिसाइड कि मेरे को डिस्क्रिप्टिव ऐसे अटेम्प्ट करना है, तो एवरी डे आप अपने घर के सामने एक बिल्डिंग देखते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में 50 वर्ड लिखिए। आपके घर के पास एक पेड़ है, आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के बारे में 50 वर्ड लिखिए। एक नाला बह रहा है, ओवरफ्लोइंग ड्रेन, उसके बारे में 50 वर्ड लिखिए।
train your mind to start describing the smell, the stench, the sight. किस तरह की आवाजें आ रही हैं जब कोई साइकिल या मोटरसाइकिल उसमें से जाती है तो किस तरह का इफेक्ट होता है. There is so much to describe. So train your mind to describe all these things. If you are planning to attempt a descriptive essay, the same applies to narrative, picture composition, etc., etc. Okay. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ. I believe that this is really the way to approach English language. I will do videos on literature, history, civics, geography, biology, physics, chemistry, maths, everything in the days to come. Okay. Tata, bye bye. Thank you very much. God bless you.